नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बातें जीएस के चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को दिए गए भाषण के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे कि वास्तव में ये इसका जो रोड मैप है वो क्या कहता है और आने वाले समय में क्या ये पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि भूमिका और पृष्ठभूमि क्या है। लाल किले से भाषण का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है कि अन्य जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इसी में भाषण दिए हैं और उनका रोड मैप क्या था और क्या उसे पूरा किया गया, नहीं किया गया, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। मोदी जी के पिछले भाषणों का सफर यानी पिछले जो 2014 से लेकर 2024 के बीच जितने भी भाषण हुआ था उसमें जो रोड मैप तैयार किया गया था उसको पूरा किया, नहीं किया। 2025 की जो प्रमुख घोषणाएं हैं विस्तार से इसका भी अध्ययन करेंगे। राजनीतिक असर और विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या रहे, भविष्य के संभावनाएं और निष्कर्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट अब देखते हैं भूमिका और पृष्ठभूमि। 2025 का जो भाषण है एक ऐसे समय पे आया था जिसमें रिसेंटली ही हम 2024 G20 हुआ था, यानी ग्रुप ऑफ 20 नेशन का एक समिट हुआ था। उसमें हमने सफलता अर्जित की और वहाँ जो विश्व में अपनी जो शक्ति है वो आगे बढ़ के आया, वैश्विक पहचान भारत को मिला। उसी तरह से जो भीतर ही भीतर जो चल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की जो बातें हैं, बहस है, वो तेजी से चल रही है। इसके बारे में भी आने वाले समय में अध्ययन करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से लोगों को और देश को क्या फायदा हो सकता है, इसमें विपक्ष का क्या कहना है और पक्ष का क्या कहना है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भविष्य की झलक भी इससे मिलेगी। लाल किले से भाषण का जो ऐतिहासिक महत्व आज तक जो देखने को मिला है, यहाँ पे जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ घोषणा की है और उस घोषणा के हिसाब से रोड मैप तैयार करके उसे पूर्ण करने की कोशिश भी की है। जैसे कि 1947 में जब भारत उस समय आज़ाद ही हुआ था, तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक भाषण दिया जिसमें ट्रस्टी विद डेस्टिनी की बात की गई है, यानी किस्मत के साथ वादा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 1999 में भी ये परमाणु परीक्षण और सड़क विकास योजना पर जोर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपना भाषण दिया। उसके बाद से ये जो भाषण है जनता का प्रिय होने लगा और एक नई दिशा देने लगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पिछले भाषणों का सफर क्या रहा है। 2014 से लेकर 2024 तक क्या-क्या मुख्य रूप से भाषण दिए हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री बन के आया था नरेंद्र मोदी, उस समय भाषण दिया था उसमें स्वच्छता को ज़्यादा बल दिया गया था। स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई थी। उसी समय 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत दिवस मनाना मनाना शुरू किया। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2015 में डिजिटल इंडिया और जन धन योजना का विस्तार किया गया। नोटबंदी की पृष्ठभूमि में काले धन पर हमला बोला गया, यानी उस समय नोटबंदी भी हुई थी और काले धन को समाप्त करने के बारे में भी बात किया गया था। तो इसे था 2017 में न्यू इंडिया विजन 2022 रखा गया। 2019 अनुच्छेद 300 हटाने के बाद जो नई दिशा है उस पर अमल किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में किस हिसाब से काम करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिसाइड कर दिया गया। उसके बाद 2020 में कोविड आया, तो कोविड संकट से निपटने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भी इस पर जोर दिया गया। कोविड संकट से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार से वैक्सीन कार्यक्रम भी चलाए गए, जो वैक्सीन और स्वास्थ्य सुधार पर जोर दिया गया 2021-22 वाले भाषण में। और 2023 में ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात किया गया, जिसके अंतर्गत ग्लोबल जो वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कार्बन न्यूट्रिशन के बारे में बात किया गया था और जो कोप होता है उसके अंतर्गत इसे बात किया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं उसके अंतर्गत इसे रखा गया था। विकसित भारत 2047 तक रोड मैप तैयार किया गया था, उस पर विशेष रूप से जोर दिया गया था 2024 के भाषण में। अभी
2025 की जो मुख्य रूप से घोषणाएँ की गई हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो घोषणाएँ आई हैं, पहला है वन नेशन वन इलेक्शन। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इसका क्या मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों का जो चुनाव है वो एक एक ही समय होगा। यानी इसमें सुरक्षा एजेंसी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो भी होगा एक ही बार लगेगा, बार-बार इसमें नहीं लगेगा। यानी इससे कम खर्चा होगा और विकास कार्य बाधित नहीं होगी। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि इससे जो राज्य की स्वायत्तता है, वो उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं भारत एक फेडरल सिस्टम रखता है और फेडरल सिस्टम के अंतर्गत राज्य और केंद्र के कानून अलग-अलग होते हैं। हालांकि इसमें जो राज्य हैं वो अपना कानून बनाते हैं, केंद्र अपना कानून बनाते हैं, लेकिन जब इनके बीच कोई विवाद होता है तो केंद्र कानून महत मान्यता होती है। तो बात करते हैं डिजिटल इंडिया 3.0 की, जिसके अंतर्गत हर गांव में इंटरनेट हाई स्पीड में होनी चाहिए, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कैशलेस हो जानी चाहिए और साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सेल का कानून बनाना होगा। स्वास्थ्य क्रांति 2025 के अंतर्गत बताया गया है कि जितने भी चेकअप हैं, डायग्नोसिस हैं, बीमारियों का, वो एआई के माध्यम से पता हो जाना चाहिए। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड होना चाहिए, मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। इसी तरह से रोजगार मिशन 2025-28 रखा गया है, यानी 3 साल के अंतर्गत लोगों को रोजगार देना है। तो कितना रोजगार देना है, कितना स्टार्टअप करना है, इसके बारे में बात किया गया है। एमएसएमई सेक्टर है, उसके अंतर्गत 2 करोड़ नई नौकरियों की संभावना रखी गई है। तो वो क्या पूरा होगा, नहीं होगा, आने वाले समय में भी इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि ये जो रोड मैप तैयार किया गया है, हर साल का रोड मैप तैयार करते हैं, लेकिन पूरा वही होता जब उस पर बल दिया जाता है। अंतरिक्ष और तकनीकी मिशन की बात किया जाए तो उसमें गगनयान 2 जो कि 2026 में भेजे जाने की संभावना है। चंद्रयान 4 और मंगलयान 2 की भी ऐलान कर चुका है। भारत को एक हिसाब से कहीं न कहीं ग्लोबल स्पेस पावर बनाने की लक्ष्य के अंतर्गत ये मिशन शुरू किया गया है। इसका मुख्य रूप से जो विस्तार से वर्णन है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात किया गया है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। इसके अंतर्गत कहीं न कहीं पाकिस्तान को निशाना साधा गया था। हालाँकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके अंतर्गत पाकिस्तान को जो मिलने वाला पानी है, उसको रोक दिया गया था। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था आतंकवादी को खत्म करने के लिए, उस समय भी ये आतंकवादी को बर्दाश्त नहीं किया गया। इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर का मेन मकसद था कि जो पर्यटक जो गए थे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो गए थे, वहाँ पे आतंकी आतंकी हमले को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, जो एक सफल मिशन रहा है। मोदी जी ने दुनिया को संदेश दिया गया था कि हम केवल रिएक्ट नहीं करते, बल्कि प्री एक्टिव स्ट्राइक भी करते हैं। इसी तरह से सीमा पर विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत रूप से आधुनिक हथियार, मेड इन इंडिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फाइटर जेट और ड्रोन के निर्माण के बारे में भी जिक्र किया गया है। जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, उसके बारे में भी बात की गई है। ये उनके लिए एक चेतावनी है, इसे हल्के में नहीं लेना है। हम भी कहीं न कहीं एक हिसाब से 2047 तक बहुत सारा अभी न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भरता। इसमें एक जीएसटी में बड़े सुधार के बारे में बात किया गया है, जिसे टैक्स रिफॉर्म के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में जो अभी दिवाली के समय है, उसमें लोगों को काफ़ी राहत देखने को मिल सकता है। जो टैक्स स्लैब था 5%, 12%, 18% और 28%, उसमें अब मात्र 2% 2 स्लैब ही रख दिया गया है, एक 5% का और एक है 18% का। यानी जो 28% का जो स्लैब है, उसको वो जो आता था उसे 18% में कर दिया गया है, और जो 12% में जो आता है उसको 5% में कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये दिवाली के लिए लोगों का एक बोनस माना गया है, यानी इसमें वस्तुओं पर टैक्स घटाए जाएंगे। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में प्रोटेक्शन के लिए उनके एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। भारत में ही सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेगा, विभिन्न प्रकार की चिप्स बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलने लगेगा, उर्वरक और जेट इंजन और हाई-फाई टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता बनेगा। तो भारत के लिए एक अच्छी कदम है। उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय
पूरे विश्व में ट्रेड वार चल रहे हैं और पूरे विश्व में ट्रेड वार के कारण टैरिफ ज़्यादा मात्रा में लग रहे हैं। तो भारत के लिए एक नई अवसर भी है और भारत को इस पे ध्यान भी देना चाहिए। खुद की चिप्स बनाएगा और विदेशों पर निर्भरता कम करेगा। बात करते हैं युवाओं और रोजगार के बारे में, तो ये सबसे बड़ा ऐलान था जिसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVVRY ये है क्या? इसके अंतर्गत लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। 15,000 रुपए की सीधी सहायता दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए उसमें ट्रेनिंग किया जाएगा। आने वाले 3 साल यानी 2028 तक 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी शक्ति ताकत के रूप में उभर के आएगा। पावर्ड डेमोग्राफी मिशन के बारे में बात किया गया है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के बारे में और अवैध रूप से घुसपैठ हो रहे हैं उसको निपटारा किया जाएगा। बात करते हैं पर्यावरण, ऊर्जा और अंतरिक्ष के बारे में। 2030 तक जो क्लीन एनर्जी लक्ष्य रखा गया था वो अब 2025 तक पूरा हो चुका है। यानी जो 50% है नवीनीकरण स्रोत का ही यूज हम कर रहे हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, ग्रीन ऊर्जा हो या न्यूक्लियर ऊर्जा हो। इन पर हम निवेश ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। आने वाले समय में जब गगनयान मिशन शुरू होगा 2026 में, उसको एक नई दिशा मिलेगी। स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। स्पेस स्टेशन के लिए हम मिलके काम कर रहे हैं। भारत अन्य देशों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो भारत कहीं न कहीं स्पेस पावर के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा और स्पेस के क्षेत्र में 300 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू कर दी जाएगी। नागरिक सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दे के बारे में बात किया गया है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख भी अपने भाषण में किया गया है। RSS जो कि दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, उसके बारे में भी जिक्र की गई है। मोटापे से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उन पर चिंता जताई गई है। प्राकृतिक आपदा जो हो रहे हैं अभी, जो डिजास्टर हो रहे हैं उसके बारे में बात किया गया है। अचानक कहीं भी बाढ़ आ रहा है, कहीं पे बादल फट रहे हैं और उसके बारे में भी परिवारों से संवेदना व्यक्त की है। तकनीकी और शासन सुधार में आने वाले समय में जो नेक्स्ट जनरेशन GST की घोषणा कर दी गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टास्क फोर्स की स्थापना कर देगी, जिससे MSME जो सेक्टर है, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है, उनको बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय जो होगा वो डिजिटल इंडिया होगा, ई-गवर्नेंस होगा। ऐसे में पेपरलेस गवर्नेंस का युग देखने को मिल सकता है। अब आने वाले समय में भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? फर्स्ट संभावना तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर आ जाता है तो ये एक हिसाब से राजनीतिक ढांचे का एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। क्या ये कभी और हुआ था? हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करते थे पहले 1950 के दशक में। ये हम देखने को मिले थे 1950-1960 के दशक में ये देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव किया गया। लेकिन अब भारत को जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें खर्च कम लगेगा और सुरक्षा जो है वो भी इसमें कम मात्रा में देखने को मिल सकती है। डिजिटल इंडिया 3.0 के बारे में बात की गई है, जिसके अंतर्गत कैशलेस समाज की ओर बढ़ सकता है। और वहीं अगर डिजिटल के बारे में बात करें, जो जागरूकता नहीं होगी वो कहीं न कहीं साइबर अपराध की चपेट में आ भी सकता है। रोजगार मिशन सही तो है, लेकिन सही इसलिए है क्योंकि युवाओं को रोजगार मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला तो ये एक सिर्फ भाषण ही रह जाएगी। अंतरिक्ष मिशन भारत को एक ऐसे मिशन की ओर ले जा रहे हैं जो दुनिया के हब बनने के लिए तैयार है, स्पेस हब बनने के लिए तैयार है। जैसे अमेरिका, रूस, चाइना इनके बराबर लाने के बारे में बात किया जाएगा। तो इस तरह से 2025 15 अगस्त तक की जो भाषण है वो एक ऐतिहासिक भाषण माना जाएगा, क्योंकि इसमें 103 मिनट का ये भाषण दिया गया है और इसमें मुख्य रूप से जो बात किया गया है वो सभी दिशा में बात किया गया है, चाहे रोजगार की दिशा में हो या फिर पर्यावरण की दिशा में हो, अंतरिक्ष की दिशा में हो या फिर अन्य कई दिशाओं में महिला सशक्तिकरण के बारे में बात हो। 2025 का भाषण एक अहम भाषण रहा है। ये एक खास भाषण के रूप में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसे एक ऐतिहासिक पहल माना जाएगा।
हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनना, तो ये कहीं न कहीं इस रोड मैप से तैयार होगा। 2025 में विभिन्न प्रकार के ऐलान किया गया है। ये ऐलान अगर सही सिद्ध साबित हो जाता है, अगर इस दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं, तो वो समय दूर नहीं है, जिस समय 2047 में हम भारत जो एक विकसित भारत कहलाएँगे। जो पहले कहलाते थे सोने की चिड़िया, कहीं न कहीं हम उसके कुछ हिस्सा तो प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत को इस दिशा में काम करना ज़रूरी है, जिस दिशा में बात की गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।